मित्रों नमस्कार। सॉलिड स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग घटना चक्र के पूर्वावलोकन सीरीज के अंतर्गत पूर्वावलोकन सीरीज के अंतर्गत हम लोग सामान्य भूगोल का सामान्य भूगोल का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और सामान्य भूगोल में हम लोगों ने अपनी क्लास वन हम लोगों ने कंप्लीट किया था। और क्लास वन में हम लोगों ने क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग क्लास टू में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अक्षांश विस्तार या अक्षांशीय विस्तार के बारे में हम लोग अक्षांश रेखाओं के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए अपना अक्षांश शुरू करते हैं। देखते हैं क्लास नंबर 2 में हमारा क्या है। तो इसमें सबसे पहला हम लोगों का है, कह रहा है कि अक्षांशीय विस्तार। टॉपिक 2 है ये, अक्षांशीय विस्तार के बारे में इसमें हम लोगों को देखना है। कह रहा भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण दिशा में किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी जो होती है उसी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अगर हम लोग इसको मैप पर बनाकर देखें, जैसे मान लीजिए ग्लोब मानते हैं और ये पृथ्वी का केंद्र है, और ये मान लेते हैं ये क्या है? विषुवत रेखा। क्या है? विषुवत रेखा है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये विषुवत रेखा है, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य कहते हैं। तो जो जीरो डिग्री अक्षांश रेखा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। कह रहा है यहाँ से कोणीय दूरी, कह रहा है पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। मान लीजिए केंद्र है, यहाँ से इसके परिधि पर इधर हम मान लीजिए 30 अंश बना लेते हैं और 30 अंश कोण इधर माप लेते हैं। तो ये मान लेते हैं 30 अंश इधर है और 30 अंश इधर है। इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये रेखाएं क्या होती हैं? ये अक्षांश रेखाएं कहा जाती हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो यही बता रहे हैं। कहने का मतलब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो विषुवत रेखा है, हमारी भूमध्य रेखा है, इसके समानांतर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम खींची गई जो रेखाएं होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है। तो कह रहा अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती है। समानांतर मतलब इसके समान दूरी पर, ये हम लोगों को ध्यान देना है, समानांतर खींची जाती हैं। अक्षांश को अंशों, मिनटों और सेकंड में दर्शाया जाता है। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो अक्षांश होता है उसको मान लेते हैं, जैसे 8 अंश लिखना हुआ तो हम तो इसको 8 डिग्री कहेंगे, मतलब अंशों में या मिनट में मान लीजिए दर्शाना हुआ तो इसको ऐसे करके मिनट हो जाता है। और सेकंड में अगर दर्शाना हुआ तो हम लोगों को इसे यहाँ पर 2 डॉट जैसे लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाता है? तो ये हम लोगों को ध्यान देना है, ये सेकंड को दर्शाता है। कह रहा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली, पृथ्वी को जो 2 बराबर भागों में बांटने वाली जीरो अंश अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। हमने इसके बारे में बात किया है कि मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी है और इसको 2 बराबर भागों में जो बांट रही है जीरो अंश अक्षांश है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना, क्या है? भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त मतलब भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, अब कह रहा है कि जो इसी को हम लोग कहते हैं, अगर इसको वृत्त में बनाया जाए तो इसको विषुवत रेखा कहते हैं। और इसी से जो वृत्त बनता है घूम करके, इसी को विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो इस रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। तो कह रहा है कि ये जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, इसके ऊपर वाला जो होता है, उत्तरी वाला जो क्षेत्र है, इसको हम कहते हैं गोलार्ध। जो आधा गोला है इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे साइड में जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो यही कह रहा है, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहा जा रहा है। आगे हम लोगों को देखना है। कह रहा है कि भूमध्य रेखा क्या है? कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखाओं को दक्षिण अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। मान लेते हैं अगर ये उत्तर में जो हैं इसको उत्तरी अक्षांश, और नीचे जो खींची गई हैं मतलब 0 डिग्री के, इसको हम लोग दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। उसके बाद में ये अगर हम लोग चित्र के माध्यम से समझें, यहाँ पर दिखाया गया है, इसको हम लोगों ने देख लिया है फिलहाल। 0 डिग्री अक्षांश है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, या इसी को विषुवत रेखा कहा जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, विषुवत रेखा कहा जाता है। इससे घुमाकर जो वृत्त बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त कहते हैं। अगर इसको हम इसे पूरा मिलाकर बना दें तो ये क्या हो जाएगा? विषुवत वृत्त हो जाएगा। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये क्या है? विषुवत रेखा हो जाएगी। उसके बाद में इसके उत्तर में जो रेखाएं खींची गई अक्षांश वाली, इसको हम लोग उत्तरी अक्षांश में क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ये गोला पूरा जो आधा वाला हो जाएगा इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं।
और जो इसमें रेखाएं रहती हैं इसको उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो यहाँ अर्धवृत्त बनता है इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब आगे हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना है किसके बारे में बताया गया है, देशांतर रेखाओं को थोड़ा बताए गए हैं कि जो ग्लोब पर हम लोग कह सकते हैं कि पूरब से पश्चिम में विषुवत रेखा के समानांतर पूरब से पश्चिम में रेखाएं खींची जाती हैं, इसको तो हम लोग अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहती हैं। लेकिन जो क्या करते हैं, ग्लोब पर ध्रुवों को मिलाने वाली, मतलब उत्तर से दक्षिण में जो रेखाएं खींची जाती हैं उसको क्या कहते हैं, हम लोगों को याद रखना है, उसको क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहा जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोगों को देखना है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि जो जीरो डिग्री देशांतर रेखा होती है इसी को हम लोग प्रधान यमनोत्तर रेखा कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये इसका अक्षांश और देशांतर इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक साथ हम लोग यहाँ पर क्लियर कर ले कि जो बेण रेखाएं खींची जाती मतलब पूर्व से पश्चिम में खींची जा रही हैं, ये क्या होती हैं, अक्षांश रेखाएं होती हैं, और जो खड़ी रेखाएं खींची जाती हैं ये देशांतर रेखाएं होती हैं। ये हम लोग को ध्यान देना है। आगे हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि अक्षांश रेखाओं को एक अंश के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 मतलब 89, वो कह रहा है 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होंगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर, मतलब विषुवत वृत्त का मतलब है कि जो भूमध्य रेखा होती है उसको ही बात कर रहा है। विषुवत वृत्त को लेकर कुल कह रहा है 179 होंगी। कहने का मतलब कुछ अक्षांश कितने होंगे, 179 होंगे। ये हम लोगों को ध्यान देना है। कैसे, मान लेते हैं ये 0 डिग्री अक्षांश है। क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है, इसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब इसके उत्तर में हम लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री, क्या होता है 90 डिग्री होता है, नीचे ही क्या होता है 90 डिग्री तक होता है। तो यहाँ पर ये हम लोगों को ध्यान देना है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो भूमध्य रेखा से 90 अंश उत्तर में, मतलब 90 रेखाएं उत्तर में होती हैं और 90 रेखाएं दक्षिण में होती हैं। तो इस प्रकार से हमारा तो होना तो चाहिए 90 उत्तर में हो गई और 90 ये आपका दक्षिण में हो गई। अगर ये 90 उत्तर की मान लें और 90 दक्षिण की मान लें और एक ये बीच वाली 0 डिग्री हो जाएगी, तो इस प्रकार से हमारा कितना होना चाहिए, एक ये और 9 9 18 कितना होना चाहिए, 181 होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को ध्यान देना है कि ध्रुव बिल्कुल चपटा हो गया है। पृथ्वी का ध्रुव कैसा है, बिल्कुल चपटा है। तो जो 90 डिग्री है वो बिल्कुल बिंदु के मॉडल में हो गया है। तो ये रेखा नहीं है। तो ये वाला 90 और ये वाला 90, तो ये दो बिंदु के मतलब माध्यम बिंदु के रूप में हो जाते हैं। ये रेखा नहीं है। तो यहाँ से हम इसको 2 घटा देंगे तो उस प्रकार से हमारा 181 में से अगर 2 निकल जाएगा अगर हम लोगों का, तो इसमें हमारा कितना हो जाएगा, 179 हो जाएगा। ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो हमारी अगर अक्षांश रेखाएं पूछी जाएं कितनी हैं, तो अक्षांश रेखाएं 179 हैं, जबकि होना चाहिए था 181। लेकिन दो 90 डिग्री वाले दोनों चपटी हो गए, बिंदु के रूप में हो गए, इसलिए इसको रेखा नहीं माना जाता। ये हम लोगों को ध्यान दिए रहना है। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो हम लोगों को ध्यान देना है 179 अक्षांश रेखाएं हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। कह रहा किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। जो मान लेते हैं समांतर रेखाएं खींची गई हैं, इनके बीच में दो अक्षांश है, मान लेते हैं ये, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, तो 111 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। अगर पूछा जाए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना होगी, तो 111 किलोमीटर होती है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और इसको जोन कहा जाता है। क्या कहते हैं, दो अक्षांश के रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसको जोन या कटिबंध, क्या बोलते हैं, जोन या कटिबंध कहा जाता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। जो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है उसको जोन या कटिबंध कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान दे रहना है। और एक जोन में एक हिसाब से हम लोग कह सकते हैं 111 किलोमीटर होता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हैं, उसे प्रधान यमनोत्तर रेखा कहते हैं। कह रहा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जो हम लोगों ने देशांतर के बारे में देखा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो प्रधान यमनोत्तर मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, यही को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान यमनोत्तर रेखा कहते हैं। यही ग्रीनविच मीन टाइम है। यह लंदन के ग्रीनविच शहर में, लंदन एक शहर है, वहाँ पर चूँकि अंग्रेज़ों का पूरी दुनिया में कब्जा था,
तो वहाँ पर क्या हुआ था, इनकी प्रयोगशाला है, क्या है, प्रयोगशाला थी, तो उसी को क्या किया गया, पूरी दुनिया का मानक समय, उसी को पूरी दुनिया का क्या माना गया, मानक समय माना गया। तो ये हम लोगों को ध्यान देना, यह लंदन कह रहा है, यह लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यमुनोत्तर रेखा को 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यमुनोत्तर के पूर्व तथा पश्चिम में उत्तरी ध्रुव, कह रहा है पूर्व तथा पश्चिम में क्या है, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, क्या होती हैं, जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है, ये हम लोग को ध्यान देना, देशांतर रेखाएं। इसका मतलब है, कह रहा है कि ये 0 डिग्री अगर देशांतर हम लोग देख लें तो इसके पूर्व तथा पश्चिम में जो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। यही ये कहना चाह रहे हैं। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती। क्यों नहीं समानांतर होती हैं? जैसा हम लोगों को पता है कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी, अगर इसको हम ऐसे बनाए तो इनके बीच की दूरी ज़्यादा होती है, लेकिन ध्रुवों पर यह क्या होती है, इनके बीच की दूरी यहाँ पर कम हो जाती है, यहाँ पर इसके बीच की दूरी ज़्यादा होती है। तो ये हम लोग को ध्यान देना, इसलिए ये समानांतर रेखाएं नहीं होती हैं। समानांतर रेखाएं हम लोगों को पता है, समानांतर रेखाएं वह रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी सदैव समान होती है, वो चाहे जितनी दूरी तक बढ़ाए जाएं आपस में कभी नहीं मिलती हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है, वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे रेल की पटरी, क्या है, रेल की पटरी चाहे तिरछा जाए चाहे सीधी जाए लेकिन कभी मिलेंगी नहीं, तो उसी प्रकार से अक्षांश रेखाएं होती हैं, लेकिन देशांतर समानांतर रेखाएं नहीं होती हैं। यही ये कह रहा है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। जो देशांतर रेखाएं होती हैं समानांतर नहीं होती हैं। ध्रुवों से, कह रहा ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी बढ़ती है। हमने बताया है कि अगर ध्रुव ये है, मान लीजिए यहाँ ध्रुव है, ये ध्रुव है, जब हम लोग विषुवत रेखा की ओर बढ़ेंगे बीच में तो इसके बीच की दूरी बढ़ेगी, और जैसे फिर ध्रुवों की ओर जाएंगे तो यहाँ कम हो जा रही, देखो बीच में सबसे ज़्यादा है। तो वही कह रहा है, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी अधिकतम होती है। कितना होती है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो 111.33 किलोमीटर होती है। क्या होती है, किलोमीटर होती है। और एक चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है, ये देशांतर रेखाएं हम लोग इसमें इस समय पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा था अक्षांश, क्या देखा था, अक्षांश रेखाएं। तो हम लोगों को ध्यान देना है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की, मान लीजिए दो देशांतर रेखाएं हैं, तो इसके बीच में जो गैप है, इसके देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र गैप होता है, इसको हम लोग गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग गोरे कहते हैं, गोरी। और अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है इसको जोन कहते हैं। क्या कहा जाता है, जोन कहा जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और कह रहा है विषुवत, जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम होती, कितना होती है, 111.33 किलोमीटर होती है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और विषुवत रेखाओं मतलब जो अच्छा होती हैं देशांतर रेखाएं, इनके बीच की दूरी समय हमेशा सब जगह बराबर नहीं होती है, जबकि अक्षांश रेखाओं में ऐसी स्थिति होती है सब जगह इनकी दूरी बराबर होती है, क्योंकि ये समांतर रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं देशांतर समानांतर नहीं होती हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे कह रहा है कि हम लोगों को देखना है, कह रहा है कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। हम लोगों ने देखा कि मान लेते हैं ये ग्लोब है, और इसको हम लोग ऐसे पहले उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में बांटते हैं। तो ये उत्तर वाला हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ये हम लोगों को ध्यान देना, उत्तरी गोलार्ध हो गया, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। और इसको ऊपर नीचे बांट लें, मतलब पूरब पश्चिम में बांटें, तो ये हो जाएगा पूर्वी और ये हो जाएगा पश्चिमी। तो भारत यहाँ पर स्थित है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। तो भारत की स्थिति उत्तरी, पहली बात तो अगर हम लोग ऐसे बांटे तो उत्तरी गोलार्ध में आ रहा, और उसके बाद में अगर पूरब पश्चिम में देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में आ रहा। तो भारत की स्थिति अगर हम लोग देखें तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत पूर्ण रूप से स्थित है। और वैसे कहा जाए, एक में देखा जाए तो उत्तर या पूरब में स्थित है, और टोटल उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, संपूर्ण भारत कहने का मतलब है कि मान लेते हैं अगर भारत की स्थिति हम लोग ऐसे टेम्परेरी मैप बना करके इसको देख लें, भारत, तो मान लेते हैं ये भारत है। अगर इसकी कह रहा है संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत का मतलब होता है अंडमान निकोबार ले करके, हम लोगों को ध्यान देना है। वैसे भारत की स्थिति हम लोगों को याद रखना है कि अक्षांशीय स्थिति 8 अंश 4 मिनट, क्या है यहाँ वाली, जो हम लोग केप कमोरिन, जिसको
केप कमोरिन तमिलनाडु में है, यहाँ से स्थित हम लोग देखें कन्याकुमारी से, तो भारत क्या है, मुख्य भूमि 8 अंश 4 मिनट से लेकर 8 अंश 4 मिनट उत्तरी से लेकर के हम लोगों को ध्यान देना है 37 अंश 6 मिनट, क्या है 37 अंश 6 मिनट, ये हम लोगों को ध्यान देना है 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत स्थित है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब चूंकि संपूर्ण भारत की बात कर रहा, तो संपूर्ण भारत का मतलब ये हमारा अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है, और यहाँ पर है ग्रेट निकोबार, क्या है ग्रेट निकोबार। तो यहाँ पर भारत की जो हम लोग कहते हैं सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, क्या है इंदिरा पॉइंट यहीं पर स्थित है, हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये संपूर्ण भारत के अंतर्गत आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा संपूर्ण भारत माना जाता है। तो इसकी लोकेशन कितनी है हम लोगों को ध्यान देना है 6 अंश 45 मिनट। तो अगर मुख्य भूमि भारत की देखी जाए तो 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट तक भारत की मुख्य भूमि है, क्या है मुख्य भूमि है। लेकिन अगर संपूर्ण भूमि देखा जाए तो हम लोग को याद रखना है 6 अंश 45 मिनट, क्या है 6 अंश 45 मिनट से लेकर के 6 अंश 45 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट तक भारत की संपूर्ण स्थिति है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा कि ये अक्षांशीय स्थिति है कि मध्य भारत स्थित है, इसकी मुख्य भूमि हम लोगों ने देखा कि 8 अंश 4 मिनट से लेकर के और 37 अंश 6 मिनट तक है। और पूर्व में पश्चिम अगर हम लोग देखें, जैसे मान लेते हैं पूर्व पश्चिमी में बता रहा, अगर देशांतरीय स्थिति देखा जाए तो ये देशांतर मतलब इस देशांतर में देशांतर रेखाएं ऐसी होती हैं। तो देशांतर में हम लोगों को देखा जाए गुजरात में, कहने का मतलब ये 68 अंश 7 मिनट, क्या है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी से लेकर के कितना है 97 अंश, हम लोगों को ध्यान देना है 97 अंश 25 मिनट पर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ये देशांतर जैसे ऐसे ऐसे हम लोग देखें इस प्रकार से भारत कहाँ है, तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। और अक्षांश में हम लोगों ने इस मॉडल में देखा था कि टोटल अगर देखा जाए संपूर्ण भूमि मुख्य भूमि देखें तो 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट तक था, 6 मिनट तक था। और नीचे वही अगर संपूर्ण भूमि देखें तो हमारा हो जाएगा 6 अंश 45 मिनट से लेकर। तो ये हम लोग को ध्यान देना, ये मुख्य भूमि है जहाँ पर तमिलनाडु में केप कमोरिन स्थित है, और ये कन्या जिसको हम लोग कहते हैं दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, क्या है इंदिरा पॉइंट मतलब ये ग्रेट निकोबार में पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है। तो हम लोग को ध्यान देना है ग्रेट निकोबार अंडमान द्वीप समूह की ग्रेट निकोबार में स्थित है, और कितने अंश से 6 अंश 45 मिनट से शुरू होता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और मुख्य भूमि में हम लोगों को पता है केप कमोरिन तमिलनाडु में स्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, कहता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 अंश उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य, अतः भारत का विस्तार उपोष्ण कटिबंध मतलब उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। हम लोगों को पता होना चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा भी है, कि मान लेते हैं ये 0 डिग्री क्या है 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 अंश उत्तर, कितना 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश मान लेते हैं हम यहाँ पर, तो 23.5 अंश दक्षिण में जो क्षेत्र होता है, इस पूरे क्षेत्र को हम लोगों को ध्यान देना है, इसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कौन वाला कटिबंध, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो भारत चूंकि 23.5 अंश जो रेखा है इसको हम लोग कर्क रेखा भी बोलते हैं, क्या है कर्क रेखा। तो ये भारत के बीचों बीच से जाती है, और भारत के बीचों बीच से जाएगी तो ऊपर भारत ऊपर भी होगा नीचे भी होगा। तो ये केवल कटिबंध ये वाला जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध में आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये उपोष्ण कटिबंध में आता है। तो भारत हम लोगों को ध्यान देना है कि उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध दोनों में स्थित। अगर ये कहा जाए कि भारत पूर्ण रूप से उष्ण कटिबंध में स्थित है तो ये हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये हम लोग को ध्यान देना है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि ये ध्यान देने वाली बात है कि अक्षांश से उच्च, कर रहा है कि अक्षांश से उच्च अक्षांश मतलब 0 निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर पड़ता है। जब हम लोग क्या कहते हैं
ये कह रहा है कि मान लीजिए 0 डिग्री है तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, निम्न अक्षांश। क्या कहते हैं, निम्न मतलब 0 है, और यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा तो ये उच्च है। तो कह रहा है कि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाने पर कह रहा है दिन रात में अंतर पड़ता। जैसा कि पता है कि सूर्य, हम लोगों को ध्यान देना है कि ज़्यादातर क्या करता है, 0 डिग्री पर ज़्यादा तेज़ चमकता है, ज़्यादा समय तक चमकता है, और इधर जैसे जाएंगे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती जाएंगी, तो यहाँ पर दिन की अवधि और रात की अवधि में अंतर पड़ते जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ध्रुवों पर 6 महीने रात और 6 महीने दिन होता है। ये पढ़ा जाता है। आगे कह रहा उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिणी गोलार्ध से उत्तर की ओर दिन तथा रात की अवधि पर पड़ता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर, अब हम लोग को ध्यान देना है दक्षिण से उत्तर की ओर, अगर हम लोग ध्यान दें तो ये आपका उत्तर है और ये आपका नीचे क्या है, दक्षिण है। तो ये हम लोग को ध्यान देना, दक्षिण से उत्तर की ओर पड़ता। जैसे जैसे आप इस साइड में बढ़ते जाएंगे दिन में कमी होती जाएगी। ये हम लोगों को ध्यान देना, यही कह रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, इसका कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोगों को देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खासियत है घटना चक्र की, पहले जो टॉपिक देते हैं उसके बाद में उसका क्वेश्चन करा लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोगों को देखना कह रहा है भारत का विस्तार है कौन सा है। भी हम लोगों को भारत का विस्तार पढ़ा कि भारत जो है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, अक्षांशीय स्थित और देशांतरीय स्थित। तो कह रहा 37 अंश 17 मिनट से लेकर, हम लोगों को पता है 37 अंश 17 मिनट था ही नहीं। कह रहा 37 अंश 17 मिनट से लेकर 37 अंश 17 मिनट 53 सेकेंड, तो ये नहीं था। आगे कह रहा है कि 37 अंश 17 मिनट 53 सेकेंड, ये भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। हम लोगों को ध्यान देना है कि भारत का विस्तार हम लोग देखे थे कि 8 अंश, कितना है 8 अंश मुख्य भूमि, अगर हम लोग देखें चूँकि यहाँ 8 दिया हुआ है, तो 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश, कितना 37 अंश 6 मिनट तक, 6 मिनट उत्तरी, ये हम लोगों को ध्यान देना है। भारत का विस्तार मुख्य भूमि का 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट के बीच में है। तो कह रहा कौन सा इसमें से सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा ये डी सही हो जाएगा। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ये हो गई अक्षांशीय विस्तार, और यहीं पर हम लोग देशांतरीय विस्तार अगर देखें, ये वाला क्षेत्र कि पूरब से पश्चिम में कहाँ तक भारत मतलब फैला हुआ है, तो हम लोग को ध्यान देना है ये कहाँ से फैला हुआ है, 68 अंश, कितना है 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश, कितना है 97 अंश 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में कह रहा है कि दूसरे में सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता। अब ये स्थिति पूछ रही है, IAS 2010 में ये आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अगर हम लोग देखें कि सिक्किम से होकर गुजरने वाला, तो हम लोगों को इसमें मैपिंग याद होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि मान लेते हैं अगर भारत का मैप, तो यहाँ पर सिक्किम बनता है, तो ये पूछ रहा है कि सिक्किम से होकर गुजरने वाला और कहाँ से गुजरेगा, ये कंडीशन पूछ रहा है, ये वाली लोकेशन। तो हम लोगों को पता है यहाँ सिक्किम है, और यहाँ पर राजस्थान दिया हुआ है, पंजाब दिया है, तो हम लोगों को पता है राजस्थान इसमें आता है, यही क्षेत्र है राजस्थान का। तो इसमें राजस्थान कह रहा है कि होकर गुजरता राजस्थान हो जाएगा कि पंजाब हो जाएगा कि हिमाचल प्रदेश की जम्मू कश्मीर। तो हम लोगों को पता है यहाँ इसके समानांतर क्या हो जाएगा, राजस्थान। ये हम लोगों को पता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैपिंग आप लोगों को देखना है, मैप ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है वह है, कौन है, जोधपुर है कि जैसलमेर है कि धौलपुर है कि नागौर है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोगों को ध्यान देना है। जैसलमेर क्या हो जाएगा, जैसलमेर, ये हम लोगों को ध्यान देना है। जैसलमेर क्यों पूछा जाता है, ये हम लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि भारत का सबसे गर्म क्या है, भारत के सबसे गर्म स्थानों में से है। ये हम लोगों को ध्यान देना है, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये राजस्थान के जैसलमेर में है, ये हम लोगों को ध्यान देना है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों ये हमारा क्वेश्चन कुछ थे, जो 3-4 क्वेश्चन थे, ये हम लोगों ने देखा। इसमें हम लोग कुछ देख लेते हैं कि अक्षांश रेखाएं और अक्षांश रेखाओं के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देना है। मान लेते हैं ये हमारा ग्लोब हो जाता है, क्या है, ग्लोब हो जाता है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये 0 डिग्री मान लेते हैं देशांतर हो जाती, क्या हो जाती है, 0 डिग्री अक्षांश हो जाती, क्या हो जाती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो जा रही है। तो ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य या
विषुवत, भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं, हम लोग को ध्यान देना है इससे 23.5 अंश, क्या है 23.5 अंश अगर उत्तर में हम लोग जाएं तो जो 23.5 अंश अक्षांश रेखा है इसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहा जाता है। और जो 23.5 अंश दक्षिण में स्थित है रेखा उसको हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा। क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा कहा जाता है। ये हम लोग को ध्यान देना है। और 66.5 अंश में जो वृत्त है ये हम लोग को ध्यान देना है। जो 66.5 अंश में रेखा होती है, 66.5 अंश उत्तरी, क्या है 66.5 अंश उत्तरी ये अक्षांश रेखाएं होती हैं, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त। क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और जो ये 66.5 अंश दक्षिण में, 66.5 अंश दक्षिण में जो रेखा होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव वृत्त। क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव वृत्त कहा जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और जो 90 डिग्री होता है दक्षिण में इसको हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव। क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। और जो उत्तर में 90 अंश होता है इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव, क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। अब एक चीज़ हम लोगों को ध्यान देना है, जो ये आपका क्षेत्र है पूरा 23.5 अंश दक्षिण से लेकर के 23.5 अंश उत्तर के बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, ये हम लोगों को ध्यान देना है। ये वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोगों को ध्यान देना है। इसको कहा जाता है, एक मिनट हम कलर थोड़ा से दिखाने के लिए बदल लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। यह क्या है? उष्ण कटिबंध 23.5 अंश उत्तर से लेकर 23.5 अंश दक्षिण तक, ये हम लोगों को ध्यान देना है। और जो आपका ये वाला क्षेत्र होता है 23.5 से 66.5 उत्तर में और 23.5 से 66.5 दक्षिण में जो क्षेत्र होता है ये हम लोगों को ध्यान देना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मतलब इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसको हम लोगों को ध्यान देना है। इसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये हम लोगों को ध्यान देना है। शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। और जो ये वाला क्षेत्र होता है और चाहे ये वाला क्षेत्र होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। क्या कहते हैं? शीत कटिबंध। और इसको भी शीत कटिबंध कहा जाता है। ये हम लोगों को ध्यान देना है। इस प्रकार से ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कटिबंध थे और अक्षांश रेखाओं से संबंधित ज़्यादा चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मित्रों देशांतर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।